नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना आप सभी के लिए। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं और सिलेबस में लगे कहानी, कविता, नाटक इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। नंबर है 9555706658, जिसके लिए आपको 150 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। अगर देखा जाए तो दोनों पेपर के आवेदन में जितना शुल्क लगा था, लगभग 1500 के आसपास, 1440 रुपया शुल्क था, उसके आगे यह शुल्क कुछ भी नहीं है। पाठ्यक्रम के अनुरूप अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भीष्म शाहनीकृत चीफ की दावत के बारे में, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कहानी की पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। भीष्म साहनी की बात की जाए तो इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 2003 ईस्वी में। इनका जन्म जो है रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ था और इनके जो कहानी संग्रह हैं, मेरी प्रिय कहानियाँ, भाग्य रेखा, वाचू, निशाचर, शोभा यात्रा, भटकती राख, पहला पाठ, पाली, डायन, ये इनकी कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह हैं इनके। इनके नाटक की बात की जाए तो इनके नाटक हैं हानूश, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में और मुआवजे। ये इनके नाटक हैं। कभी कभी जो सिलेबस में लगा होता है उससे हट करके परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सिलेबस में इनकी कहानी लगी हुई है चीफ की दावत, तो ये ज़रूरी नहीं है जो प्रश्न पूछे जाएंगे चीफ की दावत से ही संबंधित होंगे। कभी कभी कौन सी रचना भीष्म साहनी की है, कौन सी रचना भीष्म साहनी की नहीं है, इन्हें किस कृति पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आत्मकथा है इनका बलराज माय ब्रदर। बलराज साहनी इनके भाई हैं, तो अपने भाई के ऊपर इन्होंने आत्मकथा लिखी है, बलराज माय ब्रदर। बाल कथा है गुलेल का खेल। पुरस्कार की बात की जाए तो इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है तमस पर 1975 ईस्वी में। तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनके उपन्यास हैं तो इन्होंने कुल 7 उपन्यास लिखे हैं। भीष्म साहनी ने कुल 7 उपन्यास लिखे हैं। झरोखे 1967 ईस्वी, जिसमें आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में लेखक के जीवन की कुछ झांकी देखने को मिलती है। झरोखे उपन्यास में कड़ियाँ 1970 ईस्वी, दुश्चरित्रता के कारण दाम्पत्य जीवन में बिखराव और एक नारी की असहाय स्थिति का चित्रण किया गया है। तमस उपन्यास 1973 ईस्वी में। इस उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1975 ईस्वी में। और ये उपन्यास जो है भारत पाकिस्तान के बंटवारे को आधार बनाकर लिखा गया है। एक सांप्रदायिक लड़ाई झगड़े पर आधारित ये उपन्यास है। बसंती 1980 ईस्वी, दिल्ली महासागर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली एक 13 वर्षीय किशोरी के प्रेम का चित्रण और उसी के माध्यम से नारी शक्ति का चित्रण किया गया है। बसंती, उस लड़की का, उस किशोरी का नाम रहता है बसंती। मयादास की माड़ी 1988 ईस्वी, सन 1940 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है मयादास की माड़ी में। कुंतो 1993 ईस्वी, नारी की स्थिति पर लिखा गया यह उपन्यास है कुंतो। नीलू नीलिमा नीलूफर 2000 ईस्वी, हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम व विवाह का चित्रण किया गया है। अब शुरू होती है चीफ की दावत कहानी, जो भीष्म साहनी की है।
कहानी पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं कहानी पढ़ने की। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। मिस्टर श्यामनाथ जो कहानी का नायक है, उनके घर पर आज चीफ की दावत है, तो चीफ के आने से पहले चीज़ों को इधर उधर सजाया जा रहा है। कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, इधर उधर पति पत्नी मिल करके सजा रहे हैं। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज़, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। वीडियो के अंत में इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी भी होगी, वन लाइनर प्रश्न। इन सभी का PDF आपको प्राप्त होगा। कहानी के साथ साथ जो लेखक हैं, लेखक के अन्य रचनाएं, कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तरी, इन सभी का PDF साथ में दिया जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या थी, माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहेंगी, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं जानना चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना फिर यहाँ से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही में बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। दोनों पति पत्नी आपस में राय मशवरा कर रहे हैं कि माँ का आखिर क्या किया जाए, माँ को कहाँ छिपाया जाए कि हमारी इज्जत जो है बनी रहे। इन्हें लगता है माँ जब सो जाएंगी तो ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगेंगी, जिससे जो है चीफ आएंगे तो उन्हें जो है थोड़ा बुरा लगेगा। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खिज उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। श्यामनाथ कह रहे हैं अपनी पत्नी को कि ये भाई के पास माँ जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से जो है यह यहीं रह गई। वाह, तुम माँ और बेटों की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और वही कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुविधि से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है। ये होती है बेटे की महानता। कहीं मैं खाना खा लूँ तो उसके बाद अगर मुझे खर्राटे आने लगे तो चीफ को तकलीफ़ होगी। तो माँ कह रही है, मुझे खाना नहीं खाना। बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती।
जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लो। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी से सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगी। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर ज़रा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहन लूँगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथों में था। खूटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो, श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन करके आओ तो ज़रा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम करूप नज़र आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ उड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाओ बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका है ना दिया था उससे दोगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुँह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज़ की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकलें और कोई बात पूछें तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को बिस्की पसंद आई, मेम साहब को पर्दे पसंद आए, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया, कमरे की सजावट पसंद आई। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे।
दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो गए थे और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सोमनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए, वक्त गुजरते पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खर्राटे की आवाज़ें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटें और भी गहरी हो उठती और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ को हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव ना था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नज़रों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ ने माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कह कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने झहकने लगे थे। श्यामनाथ के माँ का क्षोभ भी कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ साहब कहते हैं, कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को।
इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लर्जती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी भैणे हरियाणी भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियों के बाद माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व से में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? शामनाथ खुशी से झूम रहे थे। बोले, ओह बहुत कुछ साहब। मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या है? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है। इन्हें ऐसे ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वह ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज़ की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंसू बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनखने की आवाज़ें आ रही थीं। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह उगने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आईं। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे वैसे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बचे हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं।
तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं साहब खुश होगा वो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुख खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। दोस्तों, यह थे भीष्म साहनीकृत चीफ की दावत कहानी का सारांश। अब इससे संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चीफ की दावत कहानी में किस प्रदेश की संस्कृति का वर्णन किया गया है? पंजाब का वर्णन किया गया है इसमें। चीफ की दावत में चीफ से सकचाते हुए सामनाथ की माँ क्या बोलती है? जब चीफ पूछता है हाउ डू यू डू, तो सामनाथ की माँ बोलती है हो डू डू। वाह तुम माँ बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, यह कथन किसका है? तो सामनाथ की पत्नी का है। जब सामनाथ कहता है अपनी पत्नी को, अच्छा भला माँ भाई के घर जा रही थी, तुमने ही रोक लिया। चीफ के आते ही सामनाथ की माँ दुपट्टे से क्या छुपा लेती है? तो दुपट्टे से माला छिपा लेती है। चीफ की दावत कहानी में चीफ को क्या सबसे अधिक पसंद आता है? तो फुलकारी पसंद आता है, जिसे बनाने के बाद उसका जो प्रमोशन होने वाला है। चीफ की दावत कहानी में चीफ को सामनाथ किस लिए बुलाता है? तो अपनी तरक्की के लिए चीफ को अपने घर पर सामनाथ दावत देता है। चीफ की दावत कैसी कहानी है? तो चीफ की दावत जो है यह व्यंग्यात्मक कहानी है। किसकी चूड़ियाँ सामनाथ की पढ़ाई में बिक गईं? तो माँ की चूड़ियाँ जो है सामनाथ की पढ़ाई में बिक गईं। उसके बाद जो है सामनाथ बदले में बोलता है कि मतलब क्यों बार बार चूड़ियों का जिक्र करती हो। सामनाथ की माँ दावत में कैसे रंग भर देती है? तो गीत गाकर जो है सामनाथ की माँ दावत में रंग भर देती है। प्रस्तुत कहानी में सामनाथ की माँ किस पर बैठकर खर्राटे लेती है? तो वह कुर्सी पर बैठी रहती है और बैठे बैठे सो जाती है। कभी उनकी जो गर्दन है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं होने लगती है और वह खर्राटे लेने लगती है। चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1956 ईस्वी। इस कहानी में किसके बारे में खर्राटे लेने की बात कही गई है? तो सामनाथ की माँ। चीफ की दावत कहानी में फालतू सामान कहाँ छुपाया जाने लगा? अलमारी के पीछे और पलंग के नीचे फालतू सामान छुपाया जाने लगा। दावत के दिन कौन सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था? तो सामनाथ। आखिर कितने बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी थी? तो शाम के 5 बजे तक तैयारी पूरी हो गई थी। 7:30 बजे तक चीफ आ गए थे। चीफ की दावत कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो वृद्ध माँ की ममता और महत्ता का वर्णन किया गया है। माँ की ममता कितनी महान होती है, इन्होंने अपने पुत्र के लिए कितना त्याग दिया। भीष्म साहनी को पद्म भूषण कब सम्मानित किया गया? तो उन्हें 1998 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चीफ ने धीरे से सामनाथ की माँ को देखकर क्या कहा? तो पुअर डियर। जब वह कुर्सी पर सो रही थी तो धीरे से उन्होंने पुअर डियर कहा। भीष्म साहनी को 1975 ईस्वी में किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो तमस पर जो है तमस उपन्यास पर भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भीष्म साहनी ने किस विद्यालय से पीएचडी की उपाधि की? तो पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।
चीफ की दावत के दिन सोमनाथ की पत्नी कौन सी ड्रेस पहनती है? तो श्यामनाथ की पत्नी जो है गाउन पहनती है। श्यामनाथ की माँ कहाँ जाने की इच्छा प्रकट करती है? तो हरिद्वार जाने की इच्छा प्रकट करती है, लेकिन जा नहीं पाती है। ये इन्हें जो है फुलकारी बनाने के लिए जो है श्यामनाथ कह देता है कि जब तक आप फुलकारी नहीं बनाएंगी तब तक जो है मेरी तरक्की नहीं होगी। तो तरक्की के नाते, बेटे की तरक्की के नाते हरिद्वार नहीं जाती हैं। चीफ की दावत कहानी का नायक कौन है? तो कहानी का जो नायक है वह श्यामनाथ है। दोस्तों, अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 9555706658। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप PDF ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको 150 रुपया पे करना होगा। PDF में कहानी में कंगना, उसने कहा था, कहानी का प्लॉट, पोस्ट की रात, पंच लाइट, चीफ की दावत और जो कविताएं लगी हुई हैं सिलेबस में, कविताएं हैं शासन की बंदूक, जीवन का झरना, मेघ गीत, मैंने उसको, तुमुल कोलाहल, वह तोड़ती पत्थर, हिमालय, इन सभी का PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।